अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो पोटेंशियोमीटर है। ये एक ऐसा टॉपिक है सेकंड ईयर जो 12th स्टैंडर्ड की बुक है फ़िज़िक्स की, उसके चैप्टर नंबर 13 में ये टॉपिक है। और ये पूरी बुक के जो थोड़े से कह लें कि मुश्किल टॉपिक्स हैं उनमें से एक है। तो कोशिश करूँगा आज के लेक्चर में कि शॉर्ट टाइम में आपके सामने इसको आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। पोटेंशियोमीटर बेसिकली इसकी डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले ये बेसिकली एक वायर होती है जो 4 मीटर या 5 मीटर लंबी वायर होती है, ठीक है। और यूज़ होता है ये दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, या एक बैटरी जो है उसके पोटेंशियल को वेरी करने के लिए। यानी आमतौर पर बैटरी जब सर्किट में लगती है तो वो कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है, तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से उसकी वैल्यू, तो हम उस बैटरी को पोटेंशियोमीटर के साथ लगाते हैं। तीसरा, किसी भी सेल की ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, और दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। तो ये इसके यूजेस हैं। तो फिर मैंने जैसे बताया है कि पोटेंशियोमीटर जो है ये एक वायर है, मतलब उसके साथ एक बैटरी लगी होती है, और आम तौर पे ये पोटेंशियल को वेरी करने के लिए यूज़ होता है। ये सर्किट कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल का जो सर्किट होता है आम तौर पे पोटेंशियोमीटर उसके लिए यूज़ होता है। तो इसकी जो डायग्राम बनती है वो ये डायग्राम बनती है जब कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल के लिए यूज़ होता है। ये देखें, ये वो बैटरी है जिसके पोटेंशियल को वेरी करना है। ये है वो वायर ए बी जो 4 मीटर या 5 मीटर लंबी वायर होती है, और उसके ऊपर एक स्लाइडिंग टर्मिनल ऐसे मूव कर रहा होता है वायर के ऊपर। और ये गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा होता है जो इसकी वोल्टेज को यानी मेजर कर रहा होता है कि किस तरह से वेरी कर रही होती है। आमतौर पे वोल्ट मीटर ही होता है, तो गैल्वेनोमीटर भी हम लगाते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब सिंपली अगर इसकी मतलब डायग्राम देखनी है, जब आप पोटेंशियोमीटर की जब ये कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल के तौर पे नहीं एक्ट कर रहा, तो ये है जी, एक वायर है सिंपली, और एक स्लाइडिंग टर्मिनल ये सी है जो इस पर मूव करता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन भी मैंने आपके सामने रख दी, इसकी डेफिनेशन भी मैंने बोल दी है, मैंने इसके यूजेस जो बोले हैं उसके अंदर एक डेफिनेशन मैंने बोल दी है। इट इज़ डिवाइस विच measures और कंपेयर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट विदाउट ड्राइंग एनी करंट इन द सर्किट। तो ये इसकी बात मेन है कि जब ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स पे मेजर कर रहा होता है तो वो उस वक़्त सर्किट से कोई करंट जो है वो सर्किट में अपने अंदर से फ़्लो नहीं होने देता। ये इसकी मेन बात, आगे चल के इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 or 5 meter long wire with sliding terminal C move on it. Usually the length of the wire is taken as L and the total resistance is R. The two ends of the wire are A and B, and sliding terminal जो है वो it is C, वो जो उसके ऊपर मूव करता है। अच्छा, अब इसका प्रिंसिपल समझें कि इसका जब ये कॉन्टीन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल के तौर पे सर्किट एक्ट कर रहा होता है तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। देखें, जब स्लाइडिंग टर्मिनल, ये देखें फिगर, जब स्लाइडिंग टर्मिनल इस पॉइंट ए पे है ना, तो सर्किट में इस पूरी वायर जो पोटेंशियोमीटर है बेसिकली, इस पूरी वायर की लेंथ ज़ीरो आ रही होती है। और हमें पता है कि रेजिस्टेंस और लेंथ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले के तहत रेजिस्टेंस इस वायर की भी सर्किट में ज़ीरो मिल रही होती, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो मिल रही है तो ओहम्स लॉ के तहत रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, तो फिर इस बैटरी का पोटेंशियल भी सर्किट में ज़ीरो मिल रहा होता है। तो ये बेसिक पॉइंट है, ये समझने वाला है। ये दो इक्वेशन से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और इन दोनों इक्वेशन से रिज़ल्ट ये निकलता है कि पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये रिज़ल्ट निकल रहा, ज़ाहिर है लेंथ ज़ीरो है, रेजिस्टेंस ज़ीरो है, रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो पोटेंशियल ज़ीरो। इसका मतलब है अगर लेंथ ज़ीरो तो पोटेंशियल ज़ीरो है। ये वाला इक्वेशन जो है ये बन रही है। तो फिर मैं आपके सामने बच्चों के सामने रखता हूँ कि इसका प्रिंसिपल ये है कि जब स्लाइडिंग टर्मिनल पॉइंट ए पे है तो लेंथ ज़ीरो सर्किट में मिल रही है पोटेंशियोमीटर की, रेजिस्टेंस ज़ीरो मिल रही है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये जो बैटरी लगी हुई है इसका पोटेंशियल सर्किट में 0 वोल्ट मिल रहा है, और जो वोल्ट मीटर इधर लगा होगा वो 0 वोल्ट शो कर रहा होगा। और अगर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ तो गैल्वेनोमीटर कोई करंट की डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा होगा।
अच्छा, दूसरा पॉइंट, जैसे ही आप स्लाइडिंग टर्मिनल को ए से बी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर है आप स्लाइडिंग टर्मिनल को वायर के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ द वायर जो है वो सर्किट में इंक्रीज़ हो रही है। इस फार्मूले को देखें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ओम्स लॉ। पोटेंशियल जो है इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो सर्किट में बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली आपने नोट किया कि ज़ीरो से पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो गया सर्किट में, और फिर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा होगा, वोल्ट मीटर लगा होता तो वो उसकी वोल्टेज को शो कर रहा होगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमने इस बैटरी के पोटेंशियल को वेरी कर लिया बाय मूविंग द स्लाइडिंग टर्मिनल ऑन द वायर, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल सर्किट जो है ये उसके तौर पे उसमें ये प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। और फिर आखिर में अगर हम इसको स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करते करते पॉइंट बी पे पहुंच जाएं, तो ये मैक्सिमम लेंथ सर्किट में मिल रही है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज बैटरी की जो है वो सर्किट में मिल रही होगी। दूसरे लफ्ज़ों में वो बैटरी की ईएमएफ के बराबर होगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका। इवन जब, हाँ, ये तो मैंने आपके सामने रखा है ना कि ये प्रिंसिपल है जब ये कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल सर्किट के तौर पे एक्ट करता है। और जब आप किसी भी फॉर एग्जांपल सेल की ईएमएफ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तब भी मोर और लेस यही प्रिंसिपल चल रहा होता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है। तो यही मैंने लिखा हुआ, देखें, इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल दैट व्हेन स्लाइडिंग टर्मिनल मूव्स ऑन द वायर ए टू बी, then length of the wire increases in the circuit by formula, the resistance increases in the circuit, and by a formula of the Ohm's law, the voltage of the battery connected with the wire increases in the circuit, and we can say that ये वही बात है मैंने जो आपके सामने, तो ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल है। और यही मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, स्पेशली व्हेन इट इज़ यूज फॉर पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क, ख़ास तौर पे जब ये पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क के तौर पे यूज़ होता है। अब इसके यूजेस मैंने जैसे आपके सामने अभी पढ़े हैं, मैं एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, उसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। व्हाट आर द यूजेस? इट कैन यूज टू डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ द सेल, इट कैन यूज टू कंपेयर द ईएमएफ टू अप टू सेल, दो सेल की ईएमएफ को मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। इट इज़ यूज टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज़ यूज फॉर द continuous potential divider network, it can measure the potential difference between 2 points without drawing any current through the circuit। तो ये मैंने इसके यूजेस लिख दिए। अब आ जाए वही जो पीछे मैं आपके सामने जो मैंने अभी डिस्कस किया है कॉन्टीन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल के तौर पे, 13.7 शॉर्ट क्वेश्चन है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है पंजाब में लगी हुई, उसमें कि एक्सप्लेन हाउ पोटेंशियोमीटर इज़ यूज एज कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। तो डायग्राम उसी की तरफ जाना आपने जो मैंने आपके सामने अभी रखी थी, ये डायग्राम है, यही डायग्राम इसमें बनेगी। और जो मैंने अभी आपके सामने 3 पॉइंट एक्सप्लेन किए कि जब स्लाइडिंग टर्मिनल ए पे था, एक पॉइंट जब स्लाइडिंग टर्मिनल ए से बी की तरफ जा, दूसरा पॉइंट जब स्लाइडिंग टर्मिनल पॉइंट बी पे है, तो तीसरा पॉइंट। तो इसके अंदर सारा कुछ जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे है, मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। देखें, द पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज एज कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल ऑफ द बैटरी ई विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ठीक है। A galvanometer or voltmeter is attached between the sliding terminal C and that end of the potentiometer where positive terminal of the deriving battery of EMF E is connected। ये जो बैटरी लगी हुई है जिसके पोटेंशियल को हमने वेरी करना, आमतौर पर इसको ड्राइविंग बैटरी कहते हैं। यहाँ पे तो इसका मतलब उस तरह से इसकी बात नहीं बनेगी, लेकिन जब हम किसी ईएमएफ को मेजर करेंगे किसी भी बैटरी की, तो वहाँ पे फिर ये ड्राइविंग बैटरी वाला जो टर्म है ये यूज़ होगी। अच्छा, तो फिर वही बात है जैसे मैंने आपके सामने ये डायग्राम रखी है, तो वो यही कह रहा है कि बैटरी को कनेक्ट किया जाता है इन 2 पॉइंट्स में, और स्लाइडिंग टर्मिनल और पॉइंट ए के दरमियान गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर को अटैच कर दिया जाता है। अब वही 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस होंगे। नाउ व्हेन स्लाइडिंग टर्मिनल इज़ एट पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ द वायर इन द सर्किट इज़ 0, सो द फार्मूला इसके तहत resistance of the wire in the circuit is 0, and by formula Ohm's law the voltage of the battery of EMF E is 0 in the circuit। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, when the sliding terminal C is moved from A to B, the length of the wire increases and hence the resistance of the wire increase in the circuit। इस फार्मूले के तहत also the voltage of the or potential of the battery gradually increase in the circuit according to Ohm's law। 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड, इन दिस, अभी थर्ड नहीं है ये वैसे, इन दिस वे द पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ सर्किट ऑफ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। इस तरह से उसका पोटेंशियल हम चेंज कर सकते हैं उस बैटरी का।
using potentiometer. Third point, also when the sliding terminal C is at point B, the length of the wire is maximum in the circuit, that is L capital. So the resistance is maximum at maximum in the circuit, that is capital R. ये फार्मूला है उसका. उसके बाद वो कहता है कि so the voltage or potential of the battery will be maximum इन द सर्किट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ठीक है, और विच इज़ इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी, वो EMF के बराबर हो जाएगा. तो ये 3 पॉइंट हैं. मतलब है कि जब पोटेंशियोमीटर कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल के तौर पे यूज़ होता है. अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें. नाउ द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर कैन बी रिटन एज ओम्स लॉ, ये है ना. तो यहाँ से करंट का फार्मूला ये होता है, लेकिन जब हम इसको पोटेंशियोमीटर वाले पे लगाएंगे तो V की जगह EMF ऑफ द बैटरी आ जाएगा. तो यही इक्वेशन 1 जो है ये ऐसे लिखी जाएगी. अब यहाँ पे आपने एक बात समझनी है, वो डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूँ जो आपको यहाँ पे बनानी है. कि ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, ये पॉइंट B कह लें, ये पॉइंट A कह लें. ठीक है, और ये स्लाइडिंग टर्मिनल C है. और जब स्लाइडिंग टर्मिनल पॉइंट A से B की तरफ जा रहा है तो जो पोटेंशियल है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो बैटरी EMF लगाई हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है. ठीक है, और बैटरी किधर लगी हुई है, उस बैटरी को अगर हम इस जगह पे लगा दें ये. ठीक है, तो ये मेरे पास वो बैटरी लगी हुई है, ये उसकी EMF जो ये बैटरी की जो EMF जो चेंज हो रही है, उसका जो पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है या EMF चेंज हो रही है, ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रही है. तो एट एनी इंस्टेंट जब A से B की तरफ जा रही होता है, स्लाइडिंग टर्मिनल जा रहा होता है, तो एट एनी इंस्टेंट वो पोटेंशियल जो है उसको हम VAC कहते हैं. किसी भी लम्हे जो पोटेंशियल उस वक्त होगा वो VAC, और VAC ज़ाहिर है जब A से B की तरफ आप जा रहे हैं वो ज़्यादा हो रहा है, और मैक्सिमम वो पॉइंट B के ऊपर होगा जब स्लाइडिंग टर्मिनल, और वो मैक्सिमम जो होगा वो EMF ऑफ द बैटरी के बराबर होगा जिसका पोटेंशियल आप वेरी कर रहे हैं, और वो ज़ीरो होगा जब वो पॉइंट A पे स्लाइडिंग टर्मिनल होगा. मतलब है ये बात मैं पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अब देखें ये डायग्राम यहाँ पे रख के ये करंट को हमने फाइंड आउट कर लिया. तो ये VAC एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल है जो वेरी कर रहा है. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ व्हेन स्लाइडिंग टर्मिनल मूव्स ऑन द वायर द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी ऑफ EMF ईच चेंजेस विच कैन बी रिटन एज दिस. ये भी ओम्स लॉ से लिखा है, V इज इक्वल्स टू IR. I वो करंट है, V वो इंस्टेंटेनियस किसी भी लम्हे पोटेंशियल है, और R वो रेजिस्टेंस है जो A और C के दरमियान, स्मॉल r. ठीक है, और ज़ाहिर ये वेरी कर रही है. पॉइंट A पे ये ज़ीरो होती है, दरमियान में जब वायर पे मूव कर रहे हैं इंक्रीज़ करती है, और मैक्सिमम होती है कैपिटल R के बराबर जब पॉइंट B पे हम स्लाइडिंग टर्मिनल रख देते हैं. तो I का फार्मूला E/R वो यहाँ पे पुट किया. तो ये वो फार्मूला है जो मैथमेटिकली आपको कॉन्टीन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल के बारे में बताता है कि जब स्लाइडिंग टर्मिनल C मूव करेगा पॉइंट A से B की तरफ, तो जो पोटेंशियल वेरी हो रहा होगा उसकी इक्वेशन ये होगी. और इसमें ज़ाहिर है ये E जो है ये EMF ऑफ द बैटरी है, ये कांस्टेंट है, ये ज़ाहिर है आपने लगाई हुई है, और टोटल रेजिस्टेंस भी वायर की कांस्टेंट है. तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये चेंज हो रही होती है. दूसरे लफ्ज़ों में जब स्लाइडिंग टर्मिनल पॉइंट A से B की तरफ मूव करता है, तो बेसिकली वो जो फार्मूला आप यूज़ कर रहे थे R इज़ ये वाला, तो ये बेसिकली ऐसे होता है. ठीक है, लेंथ के चेंज होने से ये R स्मॉल जो है ये चेंज हो रहा होता है. ठीक है, और फिर ज़ाहिर है जब आप A से B की तरफ जा रहे होते हैं तो ये बढ़ रहा होता है R. तो R चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VAC के, तो इसका मतलब है कि R जब स्मॉल हो रहा होगा तो पोटेंशियल जो बैटरी का सर्किट में वो भी स्मॉल हो रहा होगा, और R ज़्यादा हो रहा होगा तो पोटेंशियल जो बैटरी का सर्किट में ज़्यादा हो रहा होगा. ज़ाहिर है ये बात हमें समझ आ गई है कि जब स्लाइडिंग टर्मिनल A से B की तरफ जा रहा होगा तो ये R ज़्यादा हो रहा होगा, पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा होगा बैटरी का सर्किट में, और जब हम B से A की तरफ आएंगे तो ये R कम हो रहा होगा, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी भी कम हो रहा होगा. अच्छा, तो ये बेसिकली मैंने आपके सामने थोड़ा डिटेल में ये बात रखी है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ज़ाहिर है इतना लंबा जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिखा तो नहीं जाता, अगर कोई लिख ले इसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे इस पे इंसिस्ट करेंगे कि सर ये थोड़ा लेंथी है तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसको शॉर्ट करके बताएं, तो वो मैं आपके सामने भी रखता हूँ शॉर्ट करके. लेकिन अगर पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता तो ये लिखना है आपने, इसलिए भी मैंने ये किया आपके सामने ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में.
अच्छा, और फिर डिटेल में इसलिए भी किया है कि ये पोटेंशियोमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके सामने रख रहा है। आगे चल के ईएमएफ ऑफ द सेल हम मेजर करेंगे या टू ईएमएफ को कंपेयर करेंगे तो आप नोट करेंगे कि यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे चल रहा है। तो देखें, दिस इक्वेशन gives this is the equation which gives the potential of the or voltage of the battery which is connected to the potentiometer of EMF E। ये उस E की पोटेंशियल और वोल्टेज देती है किसी भी लम्हे जब वो स्लाइडिंग टर्मिनल ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ जा रहा होता है। एंड आल्सो द पोटेंशियल ए सी वेरीज, ये पोटेंशियल वी ए सी जो है ये वेरीज़ करता है एज आर वेरीज, जैसे ही आर जो है वो वेरीज़ करता है, क्योंकि वी और वी ए सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये है इसकी वजह कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं इसको शॉर्ट करके आपके सामने रखता हूँ। देखें, अगर आपने बिल्कुल इसको शॉर्ट करना, डायग्राम वही बनेगी इक्वेशन जो फिगर 2 में मैंने आपके सामने बनाई थी, ये वाली डायग्राम आपने यही बनानी है, लेकिन इसको शॉर्ट करके मैं आपके सामने रख देता हूँ। कंसिडर अ बैटरी ई हुज पोटेंशियल इज़ टू बी वेरीड। ये वो बैटरी है जिसका पोटेंशियल जो है वेरी करना हमने। सो इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो इसको हम पोटेंशियोमीटर के वायर के एंड के साथ ए और बी के साथ कनेक्ट कर देते हैं एज शोन इन द फिगर 2, जैसे मैंने आपके सामने अभी रखा है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने रखता हूँ ताकि अगर कोई बच्चा तवज्जो से देख रहा है तो उसको इधर ही याद हो रहा हो। ये देखें, ये दो एंड हैं वायर के, तो इसके साथ ये बैटरी को हमने अटैच कर दिया, पहला पॉइंट। उसके बाद now the equation of the variation of the potential of the battery E when sliding terminal C move on the wire वो ये है। ये अब फिर डायरेक्ट आपने लिखनी है कि इक्वेशन जो है पोटेंशियल की जब स्लाइडिंग टर्मिनल मूव करता है वायर के ऊपर, बैटरी का जब पोटेंशियल चेंज हो रहा था उसकी इक्वेशन ये है। और यहाँ पे मैंने वही इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ बताई हुई कि वो जो किसी भी लम्हे बैटरी ई का जो वोल्टेज सर्किट में मिल रही है वी ए सी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जब स्लाइडिंग टर्मिनल मूव कर रहे हैं। अब इसको एक्सप्लेन कर दे। द अबव इक्वेशन शोज दैट द डायरेक्ट रिलेशन ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी ऑफ द बैटरी इन द सर्किट एंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। सो व्हेन सी मूव फ्रॉम ए टू बी, जैसे ही सी ए से बी की तरफ मूव करती है, आर वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू कैपिटल आर। ज़ाहिर है ए पे ज़ीरो है, बी पे कैपिटल आर है, तो फिर आर जो है वो ज़ीरो से कैपिटल आर वेरी करेगी। एंड वी ए सी वेरी फ्रॉम ज़ीरो टू ई। तो वो जो पोटेंशियल है वी ए सी वो ज़ीरो से ई तक वेरी करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में पॉइंट ए पे 0 वोल्ट हो रहा होगा, उस बैटरी का मिल रहा होगा, और पॉइंट बी पे मैक्सिमम मिल रहा होगा, यानी इक्वल टू द ई एम एफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये वही बात है। Hence in this way potentiometer can be used as continuously varying potential circuit। तो ये शॉर्टली अगर आपने बच्चे करना चाहते हैं तो मैंने वो भी आपके सामने रख दिया, लेकिन डिटेल मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि बेसिकली ये जो डिटेल है आंसर है, इसमें सारी इसकी वर्किंग प्रिंसिपल जो है पोटेंशियोमीटर का वो मौजूद है। आप देखें, मेजरमेंट ऑफ द ईएमएफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब किसी भी ईएमएफ को आपने मेजर करना है तो पहला पॉइंट ये है आपने कि जिस सेल की आपने ईएमएफ मेजर करनी है उसको ड्राइविंग बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब पैरेलल में कनेक्शन दो बैटरीज का कैसे होता है, वो दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल इकट्ठे और नेगेटिव टर्मिनल इकट्ठे आपने जोड़ने। ये देखें, ये अननोन बैटरी है, इसकी ईएमएफ निकालनी है, ये ड्राइविंग बैटरी है। ठीक है, तो हमने पैरेलल में कनेक्ट कैसे किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इन दोनों को पॉइंट ए पे कनेक्ट कर दी और नेगेटिव ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ जुड़ जाएंगे। तो ये बेसिकली पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो इस पैरेलल कनेक्शन की रीज़न क्या है, ये रीज़न अभी आगे चल के मैं अभी आता ही तो मैं आपको बताता हूँ। रीज़न बेसिकली ये है कि ये दोनों एक दूसरे के करंट को अपोज करते हैं। पैरेलल में जब बैटरीज कनेक्ट होती हैं तो एक दूसरे के करंट को अपोज करती हैं बैटरी, और फिर जिसकी वोल्टेज या ईएमएफ ज़्यादा होती है तो वो डोमिनेट करती है और उसका करंट फ्लो करता है सर्किट में। ये बेसिक रीज़न होती है। तो पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट अब देखें, जैसे ही स्लाइडिंग टर्मिनल पॉइंट ए पे होगा वही बात चलेगी। अब यहाँ पे जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया आपको, जैसे स्लाइडिंग टर्मिनल पॉइंट ए पे होगा, इस ड्राइविंग बैटरी की जो ईएमएफ है या दूसरे लफ्ज़ों में इसके जब वोल्टेज है या पोटेंशियल जो है सर्किट में ज़ीरो मिल रहा होगा, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं।
लेकिन चूंकि ये बैटरी कनेक्ट है तो इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो करेगा सर्किट में और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट साइड पे कंप्लीट डिफ्लेक्शन दे रहा है गैल्वेनोमीटर। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब स्लाइडिंग टर्मिनल मूव करेगा पॉइंट ए से बी तो नेचुरली जो ये वाली बैटरी है ड्राइविंग बैटरी, इसका पोटेंशियल सर्किट में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और पीछे सारा कॉन्सेप्ट क्या है कि लेंथ इंक्रीज करती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ये बात पीछे हम कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर जब इसका ड्राइविंग बैटरी का पोटेंशियल सर्किट में इंक्रीज कर रहा है तो वो इस अननोन बैटरी की ईएमएफ को या पोटेंशियल को अपोज करेगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन राइट साइड पे दे रहा था उसकी डिफ्लेक्शन थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएगी, करंट कम होना शुरू हो जाएगा। अब इसको इस तरह से समझें कि अगर इसकी वोल्टेज है 100 ड्राइविंग बैटरी की और इसकी वोल्टेज है 40, ये जो ई एक्स है हमें नहीं पता, मैं मिसाल दे रहा हूँ 40, तो जब पॉइंट ए पे रखा था तो इस ड्राइविंग बैटरी की वोल्टेज 0 मिल रही थी, तो 40 वोल्ट की वजह से गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन राइट साइड पे दे रहा था। जैसे आपने स्लाइडिंग टर्मिनल ए से इधर बी की तरफ मूव करना शुरू किया तो इस ड्राइविंग बैटरी की वोल्टेज सर्किट में आना शुरू हो गई। दूसरे लफ्ज़ों में फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पे यहाँ पे है अगर स्लाइडिंग टर्मिनल, तो इसकी वोल्टेज आ रही है 20 वोल्ट सर्किट। अब 20 इसकी आ रही है, 40 इसकी, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, नेट वोल्टेज 20 इस अननोन बैटरी की होगी। 40 माइनस 20 जब आप करेंगे तो इस अननोन बैटरी की 20 वोल्ट सर्किट में मिल रही होगी। पहले जब ये पॉइंट ए पे था स्लाइडिंग टर्मिनल उस वक्त 40 वोल्ट इसके अननोन के मिल रहे थे, जिसकी वजह से फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रही थी गैल्वेनोमीटर की राइट साइड पे। लेकिन अब 20 वोल्ट्स मिल रहे हैं इसके अननोन बैटरी के, जिसकी वजह से करंट कम हो जाएगा। वो जो मैंने पीछे आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन की बजाय थोड़ा सा कम डिफ्लेक्शन दे रहा होगा। उसकी रीज़न ये है कि इस बैटरी का पोटेंशियल सर्किट में आना शुरू हो गया। ज़ाहिर है एक लेंथ आएगी जब स्लाइडिंग टर्मिनल को आप मूव कर रहे होंगे बी की तरफ, एक सर्टन लेंथ पे इस ड्राइविंग बैटरी की वोल्टेज इस अननोन बैटरी वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 40 की हो जाती है और 40 की। नतीजा क्या होगा? दोनों पैरेलल में लगी हुई हैं, दोनों कैंसिल करेंगे। नतीजा ये होगा कि जो सर्किट में वोल्टेज नेट है वो ज़ीरो मिल रही होगी और करंट ज़ीरो फ्लो करेगा। उस वक्त गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा होगा। तो बेसिकली हमने जब ईएमएफ ऑफ अ सेल मेजर करना होता है, हमने इस कंडीशन को ढूंढना होता है। इसको नल कंडीशन कहते हैं। जिस पॉइंट पे यानी स्लाइडिंग टर्मिनल को वायर पे मूव करना होता है और जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे देता है हम वहाँ पर रुक जाते हैं। हम ये कहते हैं उस पॉइंट पे कि इस ड्राइविंग बैटरी की जो वोल्टेज है वो अननोन बैटरी की वोल्टेज के बराबर हो चुकी है। तभी इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया। ये वो रीज़न है, शुरू में मैंने आपको बताया था कि दोनों को हमने पैरेलल कनेक्ट किया ताकि एक दूसरे को कैंसिल करें, ताकि हम नल कंडीशन पे पहुंचें और फिर उस वक्त हम ड्राइविंग बैटरी की वोल्टेज को इस अननोन बैटरी की वोल्टेज के बराबर कर दें। ठीक है, तो ये नल कंडीशन समझ आ गई। नल कंडीशन को सिंपली अगर डिफाइन करना, इट इज़ द कंडीशन, इट इज़ द पॉइंट वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन एंड इट इज़ द पॉइंट वेयर द वोल्टेज ऑफ द ड्राइविंग पोटेंशियल ऑफ द ड्राइविंग बैटरी बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द अननोन बैटरी, उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब जब ऐसा हो जाएगा तो फिर जो पोटेंशियल इस ड्राइविंग बैटरी का मिल रहा होगा किसी भी पॉइंट पे जो हम स्लाइडिंग टर्मिनल पे जब मूव कर रहे हैं, तो वो तो VAC होता है, हम पीछे कर चुके, और वो बराबर होता है कैपिटल E ओवर कैपिटल R इंटू स्मॉल r। तो फिर इसका मतलब है हम इस अननोन बैटरी की जो EMF है उसको उस फार्मूले के बराबर कर देंगे। तो ये बेसिकली इसमें बात बनेगी। इसमें जो फार्मूले के बराबर होगा तो उसमें ये बात बन रही होगी कि ये उस लम्हे जो ड्राइविंग बैटरी की जो वोल्टेज होगी वो ये होगी, उसको अननोन के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो जब ये अननोन EMF उसके बराबर हो गई तो स्मॉल r को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इसी चैप्टर में एक फार्मूला है रेजिस्टेंस का कि रो L ओवर A स्मॉल l ओवर A, और कैपिटल R होगा रो कैपिटल L ओवर A। ठीक है, इन दोनों को जब इसमें पुट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये रो और A इस रो और A से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा E स्मॉल l ओवर कैपिटल L। तो ये फार्मूला बेसिकली हमारे पास बनेगा जो अननोन EMF का है। तो अब इसको ज़रा गौर से देखें, आप आसानी से आप EMF मेजर कर सकते हैं। ये ड्राइविंग बैटरी की EMF है, ये तो मुझे पता होगी। ये वो लेंथ है स्मॉल l जिस पे नल कंडीशन आई है।
हमने उधर रोक दिया स्लाइडिंग टर्मिनल जहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दी है, तो वो जो लेंथ होगी इसको बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। इस लेंथ को हम वहाँ पे मेजर कर लेंगे। टोटल लेंथ ऑफ द वायर तो हमें पता है या 4 मीटर या 5 मीटर, ये कैपिटल एल। स्मॉल एल वो होगी जिस पे जीरो नल कंडीशन आई है, गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दी। दोनों लेंथ को हम मेजर करके इसमें पुट करेंगे तो हम अननोन जो ये सेल की EMF है उसको मेजर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपको अब समझ आ गया। मैं आपके सामने एक दफ़ा इसको पढ़ने लगा हूँ ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। मैंने समझा आपको दिया है, अगर जिन्होंने तवज्जो से सुना है, जिनकी तवज्जो इधर उधर चली गई है, वो इसको पढ़ लेंगे तो आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। टू मेजर द EMF ऑफ द सेल हैविंग अननोन EMF EX, एक ऐसा सेल जिसकी अननोन EMF EF है, EX है, यूजिंग पोटेंशियोमीटर, देन EX इज़ कनेक्टेड पैरेलल टू द ड्राइविंग बैटरी ऑफ EMF। ठीक है, पहला पॉइंट। इट इज़ डन बाय कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बोथ सेल एट पॉइंट ए। ये कैसे किया जाता है? दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट ए पे जोड़ दिए जाएं, जैसा कि ये फिगर मैंने आपके सामने बनाई है। उसके बाद इनिशियली व्हेन द स्लाइडिंग टर्मिनल इज एट पॉइंट ए, द पोटेंशियल ऑफ द ड्राइविंग बैटरी इन द सर्किट इज जीरो ड्यू टू द लेंथ ऑफ द वायर इज जीरो एंड रेजिस्टेंस इज जीरो। ये वही बात मैंने बता दी। सो द गैल्वेनोमीटर विल गिव द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द करंट सप्लाइड बाय द अननोन बैटरी। ये मैंने शुरू में आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर जो अननोन बैटरी की वजह से डिफ्लेक्शन दे रहा होगा, राइट साइड पे फॉर एग्जांपल फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। नाउ व्हेन द स्लाइडिंग टर्मिनल मूव फ्रॉम ए टू बी, द पोटेंशियल ऑफ द ड्राइविंग बैटरी इंक्रीज इन द सर्किट which opposes the potential of the unknown battery, hence decreasing the current due to EX and in the circuit. It is because both batteries are connected parallel। ये उस वजह से हो रहा है। ठीक है, जैसे आप राइट साइड पे जाते हैं, जो ड्राइविंग बैटरी E है उसका पोटेंशियल सर्किट में आ रहा है, वो EX को अपोज कर रहा है, ज़्यादा करंट कम हो रहा है। When the sliding terminal moves further on the wire, then at certain length of the wire, एक certain length के ऊपर वायर की the potential offered by the driving battery E in the circuit become equal to the potential of the battery of the unknown EMF। यानी वो जो पोटेंशियल ड्राइविंग बैटरी का मिल रहा होता है सर्किट में, वो EX के बराबर हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड नल कंडीशन। एट दिस पॉइंट द लेंथ ऑफ द वायर at this point or length of the wire, the galvanometer shows zero deflection। ठीक है, because both potential of the driving battery and the battery of unknown EMF become equal, they cancel each other due to the parallel connection। Hence we can write the potential of the driving battery E at that point equal to the potential of the unknown battery। The potential of the E at any point during the motion of the sliding terminal on the wire can be written as this। इसको इसके बराबर किया, तो ये मैंने आपके सामने किया, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन A एंड C एंड कैपिटल इज़ द टोटल लेंथ, तो इसको बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा, अब दो EMF को कंपैरिजन करना, तो बड़ा इजी है ये कंपैरिजन वाला। अगर आपको पिछला समझ आ गया तो कंपैरिजन आसान है। देखें, दो आपके पास अननोन बैटरी हैं, आपको दोनों की EMF नहीं पता, आप इनकी EMF को कंपेयर करना यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो पहले या तो इस तरह करेंगे कि पहले एक बैटरी को लगाएंगे, जैसे आपने पिछले अभी टॉपिक में आपने पढ़ा है कि EX को आपने पैरेलल लगा दिया ड्राइविंग बैटरी के। तो इसी तरह से दो बैटरी की जब EMF कंपेयर करनी तो उनमें से एक को आप पैरेलल लगा दें और जहाँ स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करें वायर के ऊपर एक सर्टन लेंथ के ऊपर, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा होगा, तो उस पर रुक के वो स्मॉल लेंथ मेजर करें। और फिर फार्मूला वही है ये जो आपने ऊपर किया है, स्मॉल लेंथ और कैपिटल लेंथ L जो है वो तो हमें पता ही है, 4 या 5 मीटर है। ड्राइविंग बैटरी वोल्टेज पुट करके आप EMF निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा जो अननोन बैटरी है उसको लगा के उसकी बैलेंसिंग लेंथ निकाल लें। दोनों की बैलेंसिंग लेंथ निकाल के दोनों को का रेशो ले लें तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि दोनों बैटरीज को इकट्ठा जोड़ें, लेकिन एक स्विच ऐसा लगाएं जो टू वे स्विच होगा। टू वे स्विच वो होता है, ये आपके सामने टू वे स्विच है, ये देखें दोनों बैटरीज को मैंने पैरेलल लगा दिया ड्राइविंग बैटरी, ये दोनों अननोन बैटरी E1 और E2, इसको मैंने पैरेलल लगा दिया ड्राइविंग बैटरी के साथ, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल मैंने यहाँ पे जोड़ दिए, देख रहे हैं आप। और टू वे स्विच ये है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि अगर आप चाहेंगे तो इस स्विच को E1 के साथ जब जोड़ेंगे तो ये सर्किट सारा E1 के साथ जुड़ा होगा, E2 इसमें से बाहर होगा। तो फिर आप स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करके बैलेंसिंग लेंथ E1 के लिए निकाल लें। फिर इसको यहाँ से E1 से उतार के इसको E2 से जोड़ेंगे। अब E1 बीच में नहीं जुड़ा होगा बल्कि पूरे सर्किट के साथ E2 जुड़ा होगा। और फिर आप स्लाइडिंग टर्मिनल मूव करके इस वायर के ऊपर आप बैलेंसिंग लेंथ E2 की निकाल लें। पहले L1 आएगा स्मॉल L1, दूसरी दफ़ा स्मॉल L2 आएगा, दोनों की रेशो ले लें।
तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए रेशो कैसे भी, ये देखें जब E1 है आपके पास तो इक्वेशन ये बनेगी, E2 है तो इक्वेशन ये बनेगी, दोनों को डिवाइड कर लें, ये ऐसे बन जाएगा। ई ओवर कैपिटल कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वेशन बनेगी। तो ये कंपैरिजन हो रहा है दोनों सेल की ईएमएफ का। वो कंपैरिजन क्या है, दोनों की ईएमएफ की रेशो दोनों की बैलेंसिंग लेंथ की रेशो के बराबर होती है, इसको कंपैरिजन ही कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये वही बात है, अब इसको मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जब आपने दो ईएमएफ को कंपेयर करना है, देखें ये है जी कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ टू सेल। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स ऑफ द ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 बोथ ऑफ बैटरीज ऑफ अननोन ईएमएफ, दोनों जो है अननोन ईएमएफ है, आर ईदर कनेक्टेड सेपरेटली टू द पोटेंशियोमीटर जस्ट लाइक द बैटरी EX इज कनेक्टेड प्रीवियसली, that is parallel to the driving battery, and balancing length of the each cell is determined and by taking the ratio of their length the EMF can be compared। एक तो ये है कि सेपरेटली करेंगे, दूसरा है और both unknown cells are connected parallel to the driving battery together through a two-way switch as shown in the figure 4, जैसा कि मैंने आपके सामने ये रखा है। ठीक है, अच्छा फिर इसको अब एक्सप्लेन किया हुआ है। द प्रोसीजर इज द सेम एज डिस्कस, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द टू वे स्विच फर्स्ट E1 इज कनेक्टेड इन द सर्किट। देखें जैसे मैंने आपको बताया, एंड इट्स बैलेंसिंग लेंथ इज मेजर्ड, दैट इज L1, एंड then E2 is connected in the circuit and the balancing length E2 is determined using equation 2। फार्मूला E1 एंड E2 कैन बी रिटन एज, ये देखें उसी तरह से लिखा जा सकता है, उसके बाद रेशो लेके ये आपने निकाल। तो ये आपके पास मैंने कोशिश की आधे घंटे के अंदर एक ऐसा टॉपिक आपके सामने डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया है पोटेंशियोमीटर, जो आम तौर पे बच्चों को समझ नहीं आता उस तरह से जिस तरह उनको आना चाहिए। अगर आपने तवज्जो से सुना है तो आपने इसके सारे कॉन्सेप्ट को हासिल कर लिया। आज की बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये टॉपिक का थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये जो बात आपके सामने रखने लगा हूँ ये हमारे लिए मतलब हम एज अ मुस्लिम जो है हमें ख़ास तौर पे इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह शाम के जो अज़कार हैं उनमें सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात शाम को रात को पढ़ा करो। अब सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं इसकी फ़जीलत मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ी वो इसके लिए कफ़ायत कर गई, यानी इसके लिए काफ़ी हो गई। अब ये इतना जामे फ़िक्रा है, इतना जामे सेंटेंस है, ये कफ़ायत करेंगे का मतलब है काफ़ी हो गई, हर चीज़ से ही काफ़ी। उलमा यहाँ तक लिखते हैं कि हर बुराई से कफ़ायत कर जाएंगी, हर शैतान के शर से कफ़ायत कर जाएंगी, हर जिन्नो इंस के शर से कफ़ायत कर जाएंगी। और अगर इंसान ने क़याम नहीं किया, क़यामुल लैल रात को, यानी नमाज तहज्जुद की नहीं पढ़ी, तो उसमें अगर आप थोड़ी पढ़ी या ज़्यादा पढ़ी तो वो सारी तिलावत के हिसाब से कफ़ायत कर जाएंगी। और यानी और इसमें उलमा कहते हैं कि ये सारे ही मीनिंग लिए जा सकते हैं कि इसके ये इतने जामे सेंटेंस है। तो अब 2 आयतें सिर्फ शुरू होती हैं, आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। तो इंसान हमें जो एज अ मुस्लिम इसको याद करना चाहिए, इतनी जामे बात है। किसको आफ़ियत नहीं चाहिए, किसको मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, शरूर से, शैतानों के और जिन्नों के, इंसानों के शरूर से किसको आफ़ियत नहीं चाहिए, सबको चाहिए। और आजकल के फितने फसाद के दौर में तो ख़ास तौर पे इसका एहतमाम करना चाहिए कि आफ़ियत अल्लाह से मांगी जाए। तो ये रात के टाइम जब आप पढ़ लेंगे तो ये काफ़ी हो जाएगी आपके लिए 2 आयतें। तो इसको ख़ास तौर पे बच्चे याद करें। मैं फिर आपके सामने थोड़ा सा सिर्फ़ इसकी अहमियत को वाज़े करने के लिए 1-2 अहादीस और रखता हूँ ताकि बच्चे जो सुन रहे हैं वो ख़ास तौर पे इसका एहतमाम करें। देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने एक किताब तहरीर फरमाई। इसमें से 2 ऐसी आयतें नाज़िल फरमाई कि इनके साथ सूरह बकरा को ख़त्म किया, यानी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों के बारे में बात हो रही है। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये दोनों आयतें किसी के घर में 3 रात पढ़ी जाएं लगातार और फिर शैतान इसके करीब भी आए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि जो शख्स 3 दिन पढ़ता है ना ये आयतें सूरह बकरा की अपने घर में, तो शैतान उस घर से भाग जाता है। एक हदीस ये तो सामने आपके सामने है, ये भी वाज़े है, और एक और हदीस है उसमें भी यही बात लिखी हुई है
कि जिस घर में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ी जाती हैं, शैतान उस घर से भाग जाता है। ठीक है, तो अब ये भी बात ऐसी है कि हर कोई चाहता है कि उसके वो शैतान के शर से महफूज रहे, तो वो सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतों को याद करे, इसका अहतमाम करे ख़ास तौर पे। अच्छा, फिर अब मैं आपके सामने डिटेल में जाने की बजाय सिर्फ मैं इसकी अहमियत के लिए आपके सामने ये हदीस रख रहा हूँ। ये ख़ास तौर पे हदीस जो मैं पढ़ने लगा इस पर तवज्जो करें कि ये मुस्लिम में है ये हदीस, और इसका नंबर जो है वो 199 है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक दफ़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। उन्होंने ऊपर की तरफ एक आवाज़ सुनी तो सर उठाया और कहा, आज आसमान का वो दरवाज़ा खोला गया जो आज से पहले कभी नहीं खोला गया, और इसमें से एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ। उन्होंने कहा कि ये फ़रिश्ता ज़मीन पे नाजिल हुआ, आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ। फिर उस फ़रिश्ते ने सलाम किया और कहा कि 2 नूरों से खुश हो जाइए जो आपको दिए गए और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, सूरत फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी हिस्सा सूरह बकरा का। ज़ाहरा उसमें 2 आयतें भी हैं, तो आप इसमें से कोई हरूफ भी नहीं पढ़ेंगे, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे बात कही जा रही है कि कोई हरूफ भी नहीं पढ़ेंगे मगर वो आपको दी जाएंगी। इन दूसरे लफ्ज़ों में जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको मिलेगी। यानी ये इतनी बड़ी फजीलत है इन सूरह फातिहा की, सूरह बकरा की आखिरी हिस्से की और आखिरी आयत की, कि जो इंसान पढ़ेगा उसमें से उसको वो मिलेगा। तो मतलब है कि सूरह फातिहा आपको पता है कुरान का दीवाचा है, और इसकी तो इतनी फजीलत है कि बयान से बाहर है। सूरह फातिहा उम्मुल कुरान इसको कहा गया, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं। उसके इतने नाम हैं, फातिहतुल किताब है, उम्मुल कुरान है, अल काफ़िया है इस तरह से, और फिर उम्मुल किताब भी है, फिर सब अल मसानी है, इतने नाम हैं इसके। तो फिर सूरह बकरा के बारे में मैं बता रहा हूँ, आखिरी हिस्से के बारे में जिसमें 2 आयत हैं। इसमें आखिर में मैं आपके सामने आखिरी पढ़ देता हूँ, आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि जो भी वो पढ़ा जाएगा इसमें से वो मिलेगा। तो मैं आपके सामने आखिरी आयत पढ़ देता हूँ। पहले मैं शुरू वाली भी आयत पढ़ देता हूँ, लेकिन तर्जुमे में मैं आखिरी आयत पढ़ता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आमनर रसूल बिमा उनज़िला, और मैं ये रख देता हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चा चाह रहा है कि उसको यहाँ पे ही पता चल जाए कि ये आयतें, इनका मतलब है कि अगर वो याद करना चाहता है तो देखें। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। ये दुआ शुरू हो गई है यहाँ से, जो आखिर में मांगी जाती है कि ए अल्लाह, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, कि ए अल्लाह हमारे पे भूल चूक में अगर कोई गलती हो जाए तो मुआख़ज़ा ना करें, यानी हमारे से हिसाब ना लें या हमें माफ़ कर दें। ये इतनी बड़ी बात है कि भूल के इंसान से जो गलती हो जाती है, तो अगर आप ये पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। रब्बना, दूसरा क्या है, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। इसका मतलब है कि ए हमारे रब, हम पे ऐसा बोझ न डाला जैसे आपने हमसे पहले लोगों पे डाला। अब ज़ाहिर पहली कौमें तबाह भी हुई हैं, कईयों को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया और वो अल्लाह की सरकशी में हद से बढ़ गई। तो हम ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि ऐसा बोझ ना डालें कि ना हम सरकशी में आगे जाएं, और ऐसा भी कि आजमाइश हम पे ऐसी आ जाए, मुसीबत मुश्किल परेशानी ऐसी आ जाए जो पहली कौमों पे आई। ठीक है, तो बेसिकली हम उस आजमाइश से भी अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हाँ ऐसा ही होगा। उसके बाद रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, तो इसका मतलब है हमारे रब, हम पे इस कदर बोझ न डालिए कि जिसका उठाने की हम पे ताकत नहीं। ये भी वो बात है जो हर एक को चाहिए, तो अल्लाह ताला इस पर भी कहते हैं हाँ ये मिलेगा। और फिर उसके बाद आखिर इस ख़त्म कहाँ पे होता है, वाफ़ु अन्ना, हमें इसका तर्जुमा ये है कि हमसे दरगुज़र कीजिए, वग़फ़िर लना, हमें माफ़ कर दीजिए, वरहमना, हम पे रहमत कीजिए,
अंत मौलाना, बेशक आप ही हमारे आका हैं, मददगार हैं, फ़ंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, काफ़रों की कौम पे हमें गलबा नसीब कीजिए। तो ये ऐसी मतलब जामे आयत है, और इस पे कौन नहीं चाहता कि ये सारी बातें जो मैंने अभी आपके सामने आखिर वाला हिस्सा सिर्फ रखा है 2 आयतों में से भी, तो ये हर कोई चाहता है उसको मिले, यानी अल्लाह की मग़फ़िरत भी मिले, रहमत भी मिले, अल्लाह ताला माफ़ भी कर दें, और फिर काफ़रों पे गलबा भी हो। हर कोई चाहता है, और हर कोई चाहता है कि उस पे ऐसा बोझ ना डले जो पिछली उम्मतों पे डला, या जिसके उठाने की ताकत नहीं है, और अल्लाह ताला भूल चूक में मुआख़ज़ा ना करें। हर कोई चाहता है। तो ये 2 आयतें इतनी बड़ी इनकी इतनी ज़्यादा इनकी फ़जीलत है, इनको ख़ास तौर पे सब बच्चों को मैं कह रहा हूँ, और अगर कोई बड़ा भी सुन रहा है तो वो ज़रूर एहतमाम ख़ुद भी करे और अपने बच्चों को भी इसका एहतमाम करवाए कि इन 2 आयतों को बच्चों को ख़ास तौर पे याद करवाएं। ठीक है। और शाम जब हो मगरिब के से ऑनवर्ड इसको एक दफ़ा पढ़ लेना, कोई इसमें देर नहीं लगती। जब ज़ुबानी याद हो, इवन ना भी याद हो, आप कुरान से इसको देख के पढ़ें, और तर्जुमे पे ख़ास तवज्जो दें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए हमें, और हमें ईमान की बेहतरीन हालत पे ज़िंदा रखें, इसी पे मौत दें। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नेकी पे इस्तकामत दें अल्लाह ताला मरते दम तक, और नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें शैतान के और जिन्नो इंस के शरूर से, फ़ितनों से, हर किस्म के फ़ितनों से, और उनके हर किस्म की मखलूक़ात के शरूर से और फ़ितनों से हमें महफूज़ रखें, हमारी नस्लों को महफूज़ रखें। आमीन या अल्लाह या हय्यू या